हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, अभी जेएनयू की वीसी यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने एक बयान दिया है। यूजीसी कानून आने के बाद जेएनयू के वीसी का यह पहला बयान है और वह बयान भेदभाव के आरोपों पर भेदभाव की हकीकत पर है। जेएनयू के वीसी ने जो कहा है, ठीक वही बात, हूबहू वही बात संविधान सभा में 28 अगस्त 1947 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। पहले हम जेएनयू के वीसी का वह बयान सुनते हैं, फिर इसके बाद हम सरदार पटेल जी की उस कथन पर चर्चा करेंगे। There is a permanent victimhood. And you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. And the question is, by making somebody the devil, it's not easy to, progress. And it is a temporary type of I would say it's more like a drug. Temporarily trying to say this is the enemy, you shout at it and then you'll feel good. But it's not real. It's manufacturing reality. So I think wokeism and this imaginary, world or imaginary communities, which you had Anderson do it. Now we are creating imaginary worlds where I am the permanent victim, whatever happens, and you are the permanent oppressor. That doesn't at all work. Everybody is a multifaceted. तो दोस्तों, आपने सुन लिया जेएनयू की वीसी महोदया क्या कह रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इनको एक टॉक्सिक यानी एक तरह का नशा हो गया है अपने को विक्टिम बताने का। और ये विक्टिम बताते हैं तो कैसे बताते हैं? बड़े हड़कंप के साथ। ये विक्टिमाइजेशन से लोगों को धमकाते हैं, दूसरों को ऑपरेसर यानी शोषक कहकर उनको जलील करते हैं। ये खुद को डिप्रेस्ड कहकर हिंसा को जो इनके द्वारा की जा रही है, चाहे वह कायिक हो, मानसिक हो, वाचिक हो, उसको उचित ठहराते हैं। और जेएनयू के वीसी महोदया ने एक बात और कही है कि इसी तरह से अमेरिका के अश्वेत भी अपने लिए कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ? एक बराक ओबामा जो अर्ध अश्वेत हैं, वही आज तक 250 वर्षों से आजाद स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित अमेरिका में एकमात्र राष्ट्रपति बन पाए हैं जो अश्वेत वर्ग से आते हैं, और वह भी अर्ध अश्वेत है, पूर्ण अश्वेत नहीं है। यानी उनको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाई वहां पर। यहां पर महज 75 वर्षों में कहां से कहां इस समुदाय को पहुंचाया गया। और यह किस समय पहुंचाया गया? कहीं कोई विदेशी सत्ता यहां नहीं है। यहीं के समाज के लोगों ने इनका हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये दूसरों के लिए नफरत पैदा करते जा रहे हैं, उलीचते जा रहे हैं। हर चीज पर कब्जा करने की इनकी सोच बन गई है। तो इस नाते यह जरूरी है कि हम संविधान सभा की सोच क्या थी यह भी जानें। दोस्तों, यह संविधान सभा की डिबेट है। 28 अगस्त 1947 ईस्वी को बहुत तीखी बहस हुई थी संविधान सभा में, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने चुपके से एक संशोधन पेश करवाया था। और 28 अगस्त 1947 के अगले ही दिन ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको कहते हैं, जिसका वास्तविक नाम है संविधान के ड्राफ्ट की समीक्षा कमेटी, A committee to scrutinize the draft constitution, वह ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान निर्माता श्री BN राव जी ने बनाया था। आज हम लोग 24 फरवरी को चर्चा कर रहे हैं। 26 फरवरी को उनका जन्मदिन होता है, सर BN राव का। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं और आप सबसे अनुरोध है कि सामान्य जन चेतना मंच के इस आह्वान को आप सुने और हर जगह जहां भी संभव हो आप संविधान निर्माता सर BN राव की जयंती मनाएं। जिसको भी कोई मटेरियल चाहिए
वो मेरी वीडियोज में जाकर देख ले, बहुत सारी वीडियोज इस पर हैं जिनमें आप सर BN राव के जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो अभी एक दिन बाद वो कमेटी बननी है जिसकी जिम्मेदारी थी कि सर BN राव ने जो ड्राफ्ट भेजा है उसको स्क्रूटनाइज करके जो संविधान सभा के सदस्यों ने प्रस्ताव वगैरह दिया उसके अनुसार उसको तब्दील करें। लेकिन एक दिन पहले 28 अगस्त 1947 को सरदार पटेल ने जो कहा था वह इस दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 33 पर अंकित है। तो हम चलते हैं पेज नंबर 33 पर। ये देखिए 28 अगस्त 1947 और अब यहां बोलने खड़े हो रहे हैं माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक संविधान संशोधन के खिलाफ बोल रहे हैं और वह संशोधन पेश किया था एस नागप्पा ने, लेकिन उस संशोधन पर 4 लोगों के हस्ताक्षर थे, यानी 4 लोगों की ओर से पेश किया गया था और उस पर सबसे आगे जो नाम लिखा था वह था डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन उनके यानी डॉक्टर अम्बेडकर के 3-4 साथियों को छोड़कर संविधान सभा में जो अनुसूचित जात से आने वाले सदस्य थे वे सबके सब लोग उस संशोधन के खिलाफ खड़े हो गए थे और डॉक्टर अंबेडकर पर तीखे सवाल करने लगे थे। उन सवालों में से एक सवाल मिलेगा आपको इस दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 19 पर, जिसमें श्रीमती दाक्षायणी वेलायुधन जो स्वयं दलित समुदाय से आती हैं, इन्होंने कहा था, अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव 4 सदस्यों के नाम से है और पहला नाम माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। मुझे इसका आश्चर्य है कि एक ऐसे सदस्य महोदय ने इस संशोधन को पेश किया है जो संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुने गए हैं और एक ऐसे सदस्य भी हैं जो बराबर पृथक निर्वाचन समूहों और कुछ प्रतिशत जगहों के तथा कथित संरक्षण का समर्थन करते रहे हैं। ये जो लाइन है अम्बेडकर के लिए है, परंतु आज वे इस सभा से लापता हैं। वेलायुधन जी किसके लिए कह रही हैं? अम्बेडकर के लिए कह रही हैं कि आज वे इस सदन से लापता हैं। यदि इस संशोधन को सच्चे हृदय से पेश किया गया है तो सूची में जिनका नाम सबसे प्रथम है वे आगे आते। मेरी समझ में नहीं आता कि एक अन्य सदस्य महोदय ने यह जिम्मेदारी अपने मत्थे क्यों ले ली। तो दोस्तों, आपने देखा कि वेलायुधन जी बहुत तीखे स्वर में इस संशोधन का विरोध कर रही थी। संशोधन क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में जो यह प्रस्ताव लाए थे, जानते हैं इससे क्या होना था? जो सुरक्षित सीटों पर चुनाव होता है उसमें जो अनुसूचित जाति के वोटर होते उनको अलग रंग का बैलेट पेपर मिलता, शेष लोगों को अलग कलर का बैलेट पेपर मिलता और जो प्रत्याशी होते उसको सब लोग वोट दे देते। जब उनका वोट गिना जाता तो सबसे पहले जो SC कम्युनिटी के लोग वोट दिए हैं, यानी जो अलग कलर का बैलेट है, वो बैलेट गिने जाते। ऐसा ये संशोधन करवाना चाह रहे थे। SC कम्युनिटी के द्वारा दिए गए वोटों में से जो 34% या उससे अधिक वोट पाया होगा जो प्रत्याशी, किसका 34% वोट? SC कम्युनिटी का, उसी प्रत्याशी के पक्ष में शेष जनता का वोट गिना जाएगा। अब आप बताइए कि 34% वोट कितने लोग पा सकते हैं? अधिकतम 2 लोग, क्योंकि 34 और 34 जैसे ही करेंगे 68 हो जाएगा। अब तीसरा 32% ही पाएगा। यानी एक ऐसी व्यवस्था करना चाह रहे थे कि सुरक्षित सीटों पर अन्य लोग भले वोट करेंगे लेकिन प्रत्याशी वही जीतेगा जिससे SC कम्युनिटी के लोग चाहेंगे। अब यहां एक और खेल जानिए। आपको प्रथम दृष्टया लगेगा कि फिर तो ये तो SC कम्युनिटी को एम्पावर कर रहे थे, फिर SC कम्युनिटी के तमाम सदस्य विरोध क्यों कर रहे थे? दरअसल वे विरोध इसलिए कर रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर जिस इलाके से आते हैं वहां उनकी महार जाति 80% है। तो निश्चित हो गया था कि उस इलाके की सुरक्षित सीटों पर केवल महार ही चुनाव जीतेंगे। यानी डॉक्टर अंबेडकर का मकसद अपने ही जाति के दम पर अपने सांसदों को चुन करके सदन में भेजने का था, न कि सभी अनुसूचित जातियों के सहयोग से चुनाव जीतना। इसीलिए वे ऐसा विधान कर रहे थे। इसीलिए लगभग सभी अनुसूचित जाति के सदस्य भी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे और वह संशोधन पेश तक नहीं हुआ, वापस लेना पड़ गया था। अब मैं चलता हूं सरदार पटेल साहब उस दिन क्या कहे हैं उस पर। सरदार पटेल जी देखिए पृष्ठ संख्या 33 पर मैं इनका कथन पढ़ रहा हूं। परिगणित जातियों मतलब कि अनुसूचित जातियों के मित्रों से भी मैं यह अपील करता हूं कि हमें डॉक्टर अंबेडकर या उनके दल ने जो कुछ किया उसे भूल जाना चाहिए। कब जो कुछ किया?
देश के विभाजन के पहले आज़ादी के दौर में अंबेडकर भी विभाजन के लिए काम कर रहे थे। वही बात यहां सरदार पटेल जी रेखांकित कर रहे हैं। आपकी विचारधारा के अनुसार भी देश का विभाजन होते होते बच गया और उसके कुफल से आप बच गए। अब जो जेएनयू की वीसी महोदया कही हैं, वही बात देखिए यहां ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं इसलिए इसका विरोध कर रहा हूं, वही जो संशोधन है कि हिंदुओं में से बहुसंख्यक लोग आपका हित चाहते हैं, उनके बिना आपका क्या हाल होगा, इसलिए उनके विश्वास भाजन बनिए, विश्वास पात्र बनिए। और आज क्या हो गई दशा कि आज ये लोग विश्वास तो खो ही रहे हैं, बहुत बड़ी गहरी खाई खोद रहे हैं। अगर मेरे जैसे लोग यह सोचने को मजबूर हो गए कि इनकी आवाज उठाते उठाते हम मर जाएंगे, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेंगे कि इनके साथ न्याय हुआ है और ये हिंसक होते जाएंगे, लिहाजा अब अपने समाज की बात करनी जरूरी है। और यही बात 1947 में सरदार पटेल भी कह रहे थे। तो इससे तय हो गया है कि अब सबको अपने ओर लौटना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं कि उनके विश्वास भाजन बनिए, विश्वास पात्र बनिए और यह भूल जाइए कि आप अनुसूचित जातियों के लोग हैं। आपके मन में क्यों कुंठा पली हुई है? जब हमने भुला दिया है सारे भेदभाव को, तो आप भी भूल जाइए। लेकिन आप उसको जितना आपके पक्ष में कुछ हम दे रहे हैं, उसके आधार पर आप हमारे खिलाफ ही बात कर रहे हैं। यह बात संविधान सभा में सरदार पटेल जी कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि श्री खांडेकर, ये एच.जे. खांडेकर की बात कर रहे हैं, जो स्वयं महार जात के हैं लेकिन सरदार पटेल के विचार के पूरे समर्थक हैं ये, और अंबेडकर के विचार के विरोध में हैं। तो यही कह रहे हैं सरदार पटेल जी कि मेरी समझ में नहीं आता कि श्री खांडेकर किस प्रकार अनुसूचित जाति के आदमी हैं। यदि वे और मैं दोनों हिंदुस्तान के बाहर जाएं तो कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि वे अनुसूचित जाति के आदमी हैं या मैं। हमारे बीच में कोई अनुसूचित जाति नहीं है। इसलिए अनुसूचित जाति के उन सदस्यों को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही मैं पढ़वाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। इसलिए अनुसूचित जाति के उन सदस्यों को समझना चाहिए कि हमारे समाज से अनुसूचित जाति को बिल्कुल मिटाना है, और यदि उसे मिटाना ही है तो वे लोग जो अछूत नहीं रह गए हैं और हमारे बीच बैठते हैं, उन्हें यह भूलना है कि वे अछूत हैं। वरना यदि उनमें यह निम्न भाव बना रहा तो वे अपनी जाति की सेवा न कर सकेंगे। वे अपनी जाति की सेवा केवल इसी प्रकार कर सकते हैं कि अब वे यह अनुभव करें कि वे हमारे साथ हैं, कि वे अब परिगणित जाति के लोग नहीं रह गए हैं, और इसलिए उन्हें अपने व्यवहार को बदल देना चाहिए। और मैं उनसे अपील करता हूं कि वे अपने और परिगणित जातियों यानी अनुसूचित जातियों के दूसरे दल के बीच में जो कुछ भी भेदभाव हो उसे मिटा दें। उनके बीच में दलबंदी है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही प्रकार से परिश्रम करता है। हमें एक नया अध्याय आरंभ करना है, इसलिए हमें इन वर्गों और उपवर्गों को भूल जाना चाहिए और हम सबको मिलजुल कर एक निष्ठ हो जाना चाहिए। सोचिए दोस्तों, यहां वो क्या कह रहे हैं कि यदि उनमें यह निम्न भाव बना रहा तो वे अपनी जाति की सेवा न कर सकेंगे। तो जो लोग एक कुंठित भाव को हिंसात्मक शब्दों में प्रकट कर रहे हैं, वे क्या अपनी जाति की सेवा कर रहे हैं? जी नहीं। जिस तरह से उस समाज को हर लोग छोड़ना चाह रहे हैं, जितनी तेजी से अगले 2 वर्षों में दिखाई दे जाएगा। यह सच है कि वह समाज कमजोर है, लेकिन यह भी तो सच है कि एक कमजोर समाज अगर सबको गालियां बक रहा है, तो शेष जो समाज है अगर वह उससे केवल दूरी भर बना लेगा तो उस समाज का क्या होगा? सिर्फ दूरी बना लेगा, डिटैच कर लेगा और मान लेगा कि जब इनको मंदिर में लाया गया तो ये मूर्तियों का उपहास उड़ा रहे हैं, जब इनको विद्यालयों में लाया गया तो ये हर जगह केवल जहरीले नारे बक रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पुरखे सही थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि गांधी की सोच बिना अध्ययन पर थी, महामना से कोई बड़ी भूल हो गई? जिस दिन ऐसा इस समाज के लोग सोच लेंगे, कागज पर लिखा हुआ कोई कानून जनमानस को उस दिशा में जाने से रोक नहीं पाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस देश में कांग्रेस ने
प्रत्यक्ष तौर से पूर्णतः 40 साल सत्ता की और उसका कुल शासन 75 वर्षों में 65 वर्ष है। 65 वर्षों तक जिस कांग्रेस का शासन रहा, जब जनता में गांधी के प्रति, नेहरू के प्रति विरक्ति का भाव हो गया तो देखते देखते खत्म हो गए। कोई जिंदाबाद, कोई अमर रहे का नारा नहीं लगा रहा है, जबकि वो किसी को गाली देने नहीं आ रहे हैं। वो जो कुछ करके चले गए, चाहे गलत सूचना हो, सही सूचना हो, किस सूचना को कौन सही मान रहा है, लेकिन जो प्रभाव पड़ा हुआ यह कि आज के 3 दशक पहले जिनका जयकारा हर गली गली में लगता था, आज कहीं नहीं लग रहा है। तो जो समाज यहां गालियां दे रहा है और शेष समाज सह ले रहा है, जिस दिन ये सहना बंद कर देगा तो फिर ये गलियां बंद हो जाएंगी। ये गालियां जो है ये गलियों का मेल मिलाप बंद कर देंगी और वही हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए कि दक्षिणायन वेलायुधन भी यही बात कह रही हैं, सरदार पटेल भी यही बात कर रहे हैं, एच.जे. खांडेकर महोदय भी यही बात कहेंगे। एच.जे. खांडेकर कहते हैं कि अंबेडकर का जो ये संशोधन है यह बिल्कुल फेंक देने लायक है, क्योंकि इस संशोधन को अगर संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया तो जो ये सभी अनुसूचित जातियों को मिलाकर सीटें सुरक्षित की गई हैं, किसी भी इलाके में जो बहुसंख्यक जाति है, अनुसूचित जातियों में से जो बहुसंख्यक है, उसी के लोग चुनाव लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। शेष वर्ग के वोट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और तब महाराष्ट्र के मांग, चभार, ढोर, मशक ये कभी लोकतंत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, एक बात बता दूं कि चाहे भले अंबेडकर के प्रस्ताव को संविधान सभा ने नकार दिया, लेकिन उनके इलाके में उनकी जाति इतनी ज्यादा जातिवादी है, इतनी ज्यादा जातिवादी है कि वह कभी दूसरे जातियों को चुनाव लड़ने और जीतने नहीं दी है। वहां की सारी सुरक्षित सीटों पर वही लोग चुनाव जीतते हैं। कहीं वहां चभार, मशक, ढोर आदि जात के लोग चुनाव लड़ ही नहीं पाते और लड़ते हैं तो जीत नहीं पाते हैं। आज बात हो रही है कुंठित मानसिकता पर, तो यह कुंठित मानसिकता दूसरों में भी बदलाव पैदा करेगी। और वह बदलाव यह है कि जब तुम हमको शाश्वत और न्यायी मान ही लिए हो तो हमको तुम्हारे लिए न्यायिक बनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि हर समाज में अच्छे बुरे लोग हैं, उस समाज में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, होंगे। बाबू जगजीवन राम जैसे लोग भी होंगे, एच.जे. खांडेकर जैसे लोग होंगे, दक्षिणायन वेलायुधन जैसे लोग होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वागत है, लेकिन एक समाज के रूप में जो संवेदना की गलियों को गालियों से बंद किया जा रहा है, इसका दोष उस समाज के नेताओं पर और उन नेताओं की बात मानने वाले लोगों पर है, हमारे पर नहीं है। और इसलिए मैं अब कहूंगा, जय संविधान, जय मनुवाद।